नहीं पढ़ी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, बहुत पहले पढ़ी होगी जैसा मैंने कहा। और अगर रिसेंटली पढ़ी है तो फिर सुन लीजिए, मुझसे सुन लीजिए। 3 साथियों ने सुना है नमिता जी। अच्छा, 3 ने ही सुना है, ठीक है जी। चलिए। तो बाकी सबके लिए एक अलग अंदाज होगा। हरिशंकर परसाई जी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। अब तक के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार कहे जाते हैं। बहुत सारा व्यंग्य लिखा है इन्होंने, पॉलिटिकल सटायर भी लिखा है इन्होंने। बल्कि अगर कहूँ कि व्यंग्य की दुनिया के ये बेताज बादशाह हैं, जिनकी जगह, जिनके बराबरी का स्थान न अब तक किसी ने लिया है, और ऐसा कहा जाता है कि आगे भी कोई नहीं लेगा। यहाँ तक कि शरद जोशी जी, रविन्द्रनाथ त्यागी जी, श्रीलाल शुक्ल जी, ये इन सबका भी यही मानना है कि इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो शुरू करते हुए इनकी कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां भी हमारे जैसे मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। यहाँ तक कि जब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ये कहता है कि छुरे पर पाए गए उंगलियों के निशान मुलजिम के नहीं हैं, मातादीन उसे फिर भी सजा दिला देते हैं। वीरेंद्र जी, हाँ थैंक यू। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जिस तरह उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। अरे भाई, मैं तो चांद का दूसरा हिस्सा, अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां रहकर भी आया हूं। इसीलिए मैं कहता हूं मनुष्य जाति है। और अगर पूछा जाए कि इंस्पेक्टर मातादीन आखिर चांद पर गए क्यों, टूरिस्ट की हैसियत से गए या किसी फरार अपराधी को पकड़ने, तो नहीं साहब, वो भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई है, पर हमारी पुलिस पर्याप्त सक्षम नहीं है। वो अपराधी का पता लगाने और सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ यानी धरती पर रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर सके। गृह मंत्री को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने सचिव को कहा कि किसी आईजी को तुरंत भेज दो। सचिव ने कहा नहीं 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 सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा क्षुद्र ग्रह है, इसलिए किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं काम चलाने के लिए। खैर, तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भेज दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि अंतरिक्ष में भी, सारे अंतरिक्ष में भी हमारे डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, और ऐसी जय जयकार हो कि पुलिस को क्या प्रधानमंत्री तक को सुनाई दे जाए। खैर, मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। वो सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचे कि अचानक उन्हें ध्यान आया। मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा, मुंशी। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, जी पेक्टर साहब। एफआईआर और रोजनामचे के नमूने रख दिए, जी पेक्टर साहब। अब वो यान में बैठने लगे कि हवलदार बलभद्र को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो हमारे घर में जचकी होने वाली है, तो जरा अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पेक्टर साहब। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी में बत्ती है? जी है साहब। ठीक है। मातादीन ने कहा, देखो सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान काट दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, छी, हमारे यहाँ इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, अरे जानता हूं बे, तभी तो तुम्हारी पुलिस कमजोर है। खैर, मातादीन ज्ञान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया और बोला, पेक्टर साहब, एसपी साहब की जो घरवाली है ना, उन्होंने कहा है कि चांद से ना एक एड़ी चमकाने का पत्थर ले आना। मातादीन खुश हो गए, बोले जरूर ले आएंगे। वो यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने फिर चालक को फटकारा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता है? चालक ने जवाब दिया कि यहाँ लाखों मील आसपास कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा, रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल।
चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रॉब से उतरे। उसने वहां अफसरों के कंधे पर नजर डाली। वहां किसी के भी कोई स्टार, कोई फीता, कुछ भी नहीं था जिससे कि उनकी पोस्ट का पता चलता। और लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट करना ठीक नहीं समझा। और अचानक उन्हें याद आ गया कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, इसलिए मेरा सैल्यूट करने का कोई काम बनता नहीं है। खैर, एक दिन आराम किया और अगले दिन उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन का मुआयना किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, पुलिस लाइन के मुआयने के बाद, आपके यहाँ एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर ही नहीं है। हमारे रामराज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान? हनुमान कौन? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, अरे, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया और अपराधी रावण को सजा वहीं के वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत जाने का झंझट ही नहीं। मगर ये सिस्टम अभी हमारे राम राज में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वही हनुमान हनुमान हमारी पुलिस वालों के आराध्य देव हैं। मैं जानता था, इसीलिए मैं उनकी फोटो लेता आया हूं। बस आप फोटो दिखाकर मूर्तियां तैयार करवाइए और हर पुलिस लाइन और थाने में स्थापित करवा दीजिए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन और थाने में हनुमान जी स्थापित हो गए। अब माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है कि पुलिस लापरवाह और आलसी हो गई है। क्या कारण है कि वो अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही, सजा नहीं दिला पा रही। उन्हें कोई कारण नहीं मिल रहा था। अचानक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह वाला रजिस्टर तो लाना। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। कारण पकड़ में आ गया था। शाम को उन्होंने वहां के पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया हूं आपकी पुलिस लापरवाह और आलसी क्यों हो गई है। आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो देते हैं, किस लिए? सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। अरे, ये क्या मजाक है भाई। आखिर पुलिस अपराधी को पकड़ेगी क्यों? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। बस फिर वो 24 घंटे अपराधी और जुर्म की तलाश करने लगते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा। अगर अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। अरे, आप देखिए तो सही, एक बार तनख्वाह घटा के ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा पुलिस वालों की मनोवृत्तियों में कि आप देखते रह जाएंगे। खैर, सलाहकार ने सलाह दी थी तो उन्होंने मान ली। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुना ज्यादा केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूँ। आपने सचमुच क्रांति ला दी। पर ये हुआ कैसे? माता दीन ने समझाया, अरे, बड़ी मामूली सी बात है। कम तनख्वाह कम दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को पाल नहीं सकता। 200 रुपए में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी तो करनी पड़ेगी ना। बस ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज में सक्षम पुलिस का यही तो एक राज है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि कैसा आदमी है, तनख्वाह कम करा के सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी बहुत खुश, कहते, अरे गुरु, आप कहाँ थे? आप अगर इधर न पधारते तो हम कोरी तनख्वाह में ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी क्योंकि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब बस
एक ही काम बाकी था कि जो जांच विधि है उसमें सुधार लाना, इन्वेस्टिगेशन में सुधार लाना, ताकि अपराधी को पकड़ा जाए और सजा दी जा सके। इंस्पेक्टर मातादीन एक ऐसे केस का इंतजार कर रहे थे, बड़े केस का, कि जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करें और वहां के पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन का तरीका सिखा सके। खैर, वो दिन भी आ गया। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठे और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में सबसे पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं और। एक इंस्पेक्टर ने कहा, मारने वाले तो भाग गए थे, ये जो मृतक है तो सड़क पर बेहोश मिला था। एक भला आदमी वहीं रहता है, वो उसको उठाकर अस्पताल ले गया। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून लग के दाग लग गए थे। मातादीन ने कहा, फौरन गिरफ्तार करो, फौरन उसको गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने मारा नहीं, उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की है। मातादीन ने कहा, वो सब ठीक है, पर तुम अगर उसको गिरफ्तार नहीं करोगे तो खून के दाग ढूंढने कहाँ जाओगे? अरे जो एविडेंस मिल रहा है उसे पकड़ लो, जब्त करो, अपने कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर पुलिस थाने में बुला लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भेजा है, मेरा क्या कसूर? मातादीन ने कहा, वो ठीक है, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? वो बोला, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा तो वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं तुम झगड़े की जगह गए क्यों? बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, वहीं मेरा मकान है। मातादीन उसे बार बार जवाब देते, सो तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस विभाग के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है, किसी ने तो उसे जरूर मारा है, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। पहला सवाल ये कि सजा किसको होनी है, यानी जुर्म किस पर साबित होता है। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वाले को होती है या बेकसूर को होती है, ये अपने सोचने की बात नहीं है। अरे मनुष्य मनुष्य तो सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, फांसी पर ये चढ़े या वो चढ़े, हमें उससे क्या? यही तो पुलिस का मानवतावाद है। अब दूसरा सवाल ये, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर वाले खुश होंगे? खैर, मातादीन को बताया गया कि वो तो भला आदमी था, वो किसी झगड़े में नहीं पड़ता था। हाँ, पुलिस अगर विरोध करे तो वो उस अन्याय का विरोध जरूर करता था, और ये जो विरोधी पार्टी है ये उसका पक्षधर है। मातादीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर ये बात हमारे गले नहीं ऊपर उतरती कि एक निरपराध, एक भले आदमी को सजा दिला दी जाए। मातादीन ने कहा, देखो मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि हम सब में ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते बैठोगे? मातादीन ने एफआईआर भरवा दी, वक़्त जरूरत के लिए वहां जगह भी छुड़वा दी, उसका कारण भी बता दिया। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है, सारे के सारे लोग हमारे सिर पर आकर खड़े हो गए कि चांद पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी निरपराधी को, निर्दोष को सजा दी जाए। अब बताइए हम उनको क्या जवाब दें? हमको तो बड़ी शर्म आ रही है। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में ऐसा काम करने में शर्म ही आती है, आगे से तुमको बेकसूर लोगों को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है, हर चीज का जवाब है कि जो कोई तुम्हारे पास आए वो उसे कह दो कि हम जानते हैं निर्दोष है, पर क्या करें, ये जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो एसपी के पास जाएंगे? तो मातादीन ने कहा कि एसपी भी बोलते कि हम जानते हैं ये निर्दोष है, जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है। तब वो आईजी के पास जाएंगे, आईजी भी कह देंगे कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है। अरे पुलिस मंत्री के पास जाएंगे तो पुलिस वाले भी कह देंगे, पुलिस मंत्री भी कह देंगे कि हम जानते हैं पर मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा, तो वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, तो प्रधानमंत्री भी कह देंगे मैं जानता हूं निर्दोष है, ये सब ऊपर से हो रहा है।
कोतवाल ने कहा तब क्या भगवान के पास जाएंगे? अरे भगवान के पास जाकर कौन वापस लौट आया है, जाने दो। कोतवाल चुप रह गया। वो माता दीन की इस महान प्रतिभा से चमत्कृत हो रहा था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा, बस एक मुहावरा, ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में सालों से सरकारों को बचा रहा है, इसे तुम भी सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाने के लिए माता दीन ने कहा। कोतवाल ने कहा, जब इस खून को किसी ने देखा ही नहीं है तो चश्मदीद गवाह कहां से मिलेंगे? उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बेवकूफों के पल्ले में पड़ गया। उसने झल्लाकर कहा माता दीन ने, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वो नहीं जो कहे कि मैंने देखा है, चश्मदीद गवाह वो कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, पर ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा? समझ में नहीं आता तुम कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पहले से पुलिस वालों के पास रहती है, और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे आदमी हैं जो 3-4 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं, और अदालतें भी मान लेती हैं कि इनमें कोई दैवीय शक्ति है, जो ये कहीं गुनाह होने से पहले, कोई जुर्म होने से पहले वहां पहुंच जाते हैं और वहां के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। सब सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ जितने भी चोर, उठाई गिरे, लुटेरे, बदमाश हो, उनको पकड़ लाओ। खैर, चांद से ये सारे रत्न जो थे पकड़ लिए गए, उन्हें लाया गया। माता दीन ने कहा उनसे, तुमने उस आदमी को लाठी से मारते देखा है ना? उन सब ने कहा, नहीं सर, हम तो वहां थे ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। माता दीन जानते थे पहला मौका है। उन्होंने कहा, ना 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 ना, मैं जानता हूं तुम वहां नहीं थे, पर तुमने लाठी से मारते देखा है ना? उन लोगों को लगा, ये पागल आदमी, जब हम कह रहे हैं वहां नहीं थे तो हमने देखा कैसे है? वो हंसने लगे। माता दीन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वो बोले, जब थे ही नहीं साहब तो देखा कैसे होगा? माता दीन ने बुर्रा के कहा, मैं बताता हूँ कैसे देखा होगा। तुम लोगों ने जो जो अपराध किए वो यहाँ दर्ज हैं। हाँ साहब, दर्ज तो हैं। अगर मैं चाहूं तो उन सब पर तुम सजा देकर तुमको 10-10 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। अरे साहब, ऐसा मत कीजिएगा। तो अगर तुम जेल जाना नहीं चाहते हो तो अब जो मैं पूछता हूँ उसका सोच समझ कर जवाब दो। तो उनका, हाँ साहब, जेल तो नहीं जाना है। तो तुमने उस आदमी को लाठी से मारते देखा है ना? हाँ साहब, देखा है। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, सही जा रहे हो, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? जो आप बोलेंगे साहब, हम वही देखेंगे। कोतवाल जो था वो इस चमत्कार को देखकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़े रहना चाहता हूं। माता दीन ने आगे भी सारी तरह की कार्यवाहियां करना उस इंस्पेक्टर को सिखा दिया, और वो जो निर्दोष था, जिसके कपड़ों पर खून के दाग मिले थे, उसको 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस अब शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद की सरकार खुश थी कि पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा है। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर ये देख रहे थे कि चांद पर माता दीन का सत्कार हो रहा है, उनका अभिवादन हो रहा है, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। और जो पुलिस मंत्री थे वो यहाँ देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि मेरी जो सद्भावना यात्रा है उसके लिए पूरा वातावरण तैयार हो रहा है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन चांद की संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ। अधिवेशन चूंकि गुप्त था इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया और रुआ से होकर कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। आप कल अपने देश लौट जाइए। माता दीन ने कहा, पर मैं टर्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं, आप टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, पर लौट जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए डीआईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब की पत्नी के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर रखा और ज्ञान में बैठकर चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते हुए देख पुलिस वाले रो रहे थे।
बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या पत्र लिखा था। और पत्र चूंकि गुप्त था, बहुत समय तक पता नहीं चला, लेकिन आखिरकार एक दिन वो पत्र खुल गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले भाले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वो कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है कि बाप मर गया तो उस पर हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उन्हें बच्चों को डुबाने का आरोप न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो चुके हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर यहाँ रहे तो वो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उन्हें फौरन अपने राम राज में बुला लें। तो ये थी हरिशंकर प्रसाद जी की बेहद चर्चित कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इस पर बहुत सारे नाटक भी मंच पर खेले गए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नमिता जी। आपकी कहानी में हम लोग इस तरीके से डूब गए कि कुछ इससे ज़्यादा बोलना पूछने का लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है ये कहानी और चलती जाए और आप ऐसे ही और पढ़ती जाएँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से नमिता जी आपने कहानी को पढ़ा है, वाचन किया है। बहुत ही बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। और शुक्रिया। कुछ हमारे साथियों ने मैसेज बॉक्स में भी टाइप किया है। शिवानी जी ने भी कहा है कि गज़ब कहानी और सुनाने का तरीका भी बेहद मज़ेदार है आपका नमिता जी। दिलबाग जी ने भी कहा है कि वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक देश में न्याय व जुर्म के मामले में ऐसा ही चल रहा है। प्रदीप जी ने भी कहा है सुपर्ब, अ गुड डिग एट द पुलिसिंग सिस्टम। और काफ़ी सारे साथियों के हमारे हैंड रेज़ भी हैं, जिनको हम एक-एक करके सुन सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी लंबी थी तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। मैं जनरली थोड़ी छोटी कहानियां यहाँ के लिए चुनती हूँ, पर लगा कि ठीक है, सुन देती हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी लंबी लगी ही नहीं, लग रहा था और चलेगी तो भी और हम सब सुन सकते हैं इसको। नमिता जी, यहाँ जी, कहानी भी तो पहुंचना दिलबाग था जी। ना। हाँ, मंजू इतनी जी। लंबी इतनी लंबी उड़ान भरनी थी तो लंबी तो होनी ही थी कहानी। यहाँ से चांद पे जाना कोई 1 मिनट में थोड़ी ना चले जाए। बहुत अच्छी कहानी है। चांद पे पहुंचे ना, देख लिया सारा। क्या कहानी है, सही में आपने कहा लिखने वाला का तो ही, बोलने वाला का भी मजा ही अलग है। मतलब बिल्कुल। एकदम हिला दिया। हाँ, हमारे एक तो मानवीय हम उस तरह सोचे थे, मानवीय संबंधों के बारे में सोचे, और क्या पुलिस सिस्टम है जो हमें बिल्कुल आपने नजारा दिखा दिया। मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी। दिलबाग जी आप हैंड रेज़ किए हैं, आप जी बात कह सकते हैं अपनी। नमस्ते जी नमिता जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कहानी सुन के बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन एक तरफ तो हंसी भी आ रही थी, दूसरी तरफ फिर वही है, व्यंग्यात्मक लहजे में थोड़ा दर्द भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं और ऐसे ऐसी सरकारें हैं कि बिल्कुल देखो कत्ल के जुर्म में भी गरीब और शरीफ को ही दोषी बना देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इस तरह की व्यवस्थाएं जो बना रखी हैं, ये धरती से छोड़ो चांद के लोग भी परेशान हो जाए हैं। इस तरह की चीजें चली आ रही हैं। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। थैंक यू। सही में ये व्यंग जो है ना, वो चुभाने के लिए होता है। ये कहने के लिए इसमें हास्य का पुट होता है, लेकिन वास्तव में ये झकझोरने के लिए होता है, और ये वही चीज है। शुक्रिया दिलबाग जी। जी जी, नुपुर जी। अब क्या ही कहूँ नमिता जी, आप सबने इतनी तारीफ की और इनफैक्ट जो कुछ मैं कहना चाह रही थी वो ऑलरेडी कहा जा चुका है। आप इतना अच्छा सुनाती हैं, आप इतना अच्छा सुनाती हैं कि कहानी लंबी है ये हमें पता ही नहीं चला। और हाँ, जैसे कि दिलबाग जी कह रहे थे कि शुरू में हंसी आ रही थी, उसके बाद फिर चुभना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेट हुआ, तो वो तो खैर लेखक है, उनका कमाल है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया नमिता जी। विजय लक्ष्मी जी। जी। बहुत बढ़िया कहानी नमिता जी। और एक व्यंग के जरिए व्यवस्था पर जो ये दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया कल्पना।
और आपका जो सुनाने का तरीका था वो तो बहुत सुंदर था, ऐसे लग रहा था पूरी कहानी एक फिल्म की तरह से आंखों के सामने चल रही थी। और व्यवस्था, वो दिमाग वहीं पुलिस स्टेशन और थाने और इंस्पेक्टर जो था वहीं पहुंच गया था। बहुत ही सुंदर तरीका सुनाने का, कहानी भी बहुत बढ़िया थी। धन्यवाद। मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि क्यों ना हम कभी, सुधीर जी, अगर कभी ऐसा हो, हम लोग वोटिंग करवा लेंगे अपने ग्रुप पर कि हम कभी कभी कोई राइटर विशेष को चुने, तो उससे क्या होगा कि हम सब उस राइटर से थोड़ा ज्यादा परिचित हो पाएंगे। तो पता चलेगा कि जैसे मंजू जी ने सच्चिदानंद जी के बारे में बताया, तो पता चला कि ये भी एक लेखक हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत सुंदर, बहुत सारा लिखा हुआ है। पढ़ना जानना तो असंभव है, लेकिन जितना जान सकें तो इस पर नहीं, विचार। कम से कम कहानियों के माध्यम से तो हमें, आज देखिए आपने ये कहानी पढ़ी तो हमें पता चल गया कितनी सुंदर। अगर आप लोग ने सबने देखी हुई तो जाने ने भी, तो यारों एक मूवी बनी है, उसमें भी पॉलिटिकल सटायर है, एंड दिस आल्सो, दिस आर रियली ब्यूटीफुल। मतलब लिखना, पहले तो जानकारी होनी चाहिए आपको इस लिखने के लिए। आपको पॉलिटिकल पुलिस सिस्टम मालूम हो, जब तो आप इसके बारे में व्यंग लिखेंगे ना। वो जानकारी हमें एक तरीके से जानकारी भी प्राप्त हुई इतने सुंदर तरीके से, और वाकई में बहुत दुख भी हुआ कि हम कहाँ जी रहे हैं। तो नहीं, आप ये जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें भी एक साहित्यकार को चुनना चाहिए, इसके बारे में कहानियां पढ़े। कभी मगर कभी इसमें एक बात नहीं जाएगी, कभी कभी, वंस इन वाइल, हाँ वंस इन वाइल। मगर इसमें एक है कि जैसे भी आपने ये साहित्यकार पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, अभी नुपुर जी और कोई साहित्यकार पढ़ी, तो वो भी एक बात होती है कि हम इतने सारे लोगों के बारे में जानने लग जाते हैं। ये भी एक बात होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजयंत जी। नमस्कार मैम, आपने इतनी अच्छी पढ़ी ये कहानी कि अभी तक मैं उस कहानी के उसमें से बाहर नहीं आई हूँ। उसका जो विजन और मेरे पढ़िए हरिशंकर परसाई जी को, और पढ़िए हरिशंकर परसाई। मैं आपको यही अगली वाक्य यही कहने वाली थी कि हरिशंकर परसाई बचपन से ही मैं उनको इतना पढ़ा है कि मतलब वो मेरे बहुत ही फेवरेट व्यंगकार हैं, और उनकी कहानियां कई सारी तो ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल जबानी कई सारे डायलॉग ऐसे याद हैं। और आप जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था। मुझे इतना उन्होंने समाज के हर हिस्से के ऊपर कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसका व्यंग लिखा है, और इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है। और आपने जो आज पढ़ा है वो और भी उसमें बोलते हैं ना उसको, सोने पे सुहागा। इतना मजा आया सुन के दोबारा। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये माता दीन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, लेकिन आज उसको दोबारा आपने एकदम रिन्यू कर दिया है दिमाग में। मैं दोबारा पढ़ूंगी आज उसको फिर से। भोलाराम का जीव भी पढ़िएगा। जी 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 जी, जरूर। तो नमिता जी, कुछ और भी साथियों ने मैसेज टाइप किया है। अरुणा जी लिखती हैं कि नमिता जी मजा आ गया। शोभा वाजपेयी जी लिख रही हैं कि कहानी तो बढ़िया है ही, सुनाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं कि बेहतरीन, चांद पर हम चले गए और हमारी पुलिस की सच्चाई आ गई। जेके पांडे जी लिख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य पर शानदार व्यंग है ये कहानी जो है। हृदय स्पर्शी कहानी है और उसे सुनाने का तरीका भी आपका लाजवाब है। वीरेंद्र जी ही दोबारा कह रहे हैं नमिता जी धन्यवाद अच्छी कहानी सुनाने और चुनने के लिए। और आखिरी में हनुमान जी ने कहा है कि वेरी वेल, रिमाइंडर स्टोरी। तो बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें कही हैं, बोल के भी और लिख के भी। सोचिए, एक और चीज बहुत ही दुखद है कि हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी है। 1995 में उनकी मृत्यु हुई है, और इन 30 सालों में भी हम बद से बदतर ही हुए हैं। कहने को हमने कितनी साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ पे तरक्की कर ली हो, लेकिन मानवीयता के गुण हमारे उस परिस्थिति से आज और ज्यादा बदरंग हो चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नमिता जी से कहानी सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं नुपुर जी के पास, जो हमें अपनी तीसरी कहानी सुनाएंगी।